कि अच्छा ठीक है ये तो गलत था। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो लोगों के दिमाग में है वो ये था कि लाइट सोर्स से लाइट हमारी आंखों में आती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। क्या ये सही है कॉन्सेप्ट? बताओ। सही है कि लाइट यानी पहले सन से लाइट आपकी आंखों में आती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे जाती है, फिर ऑब्जेक्ट दिखते हैं आपको। हाँ, अगर ऐसा सही होता तो फिर आप सन को देख लेते ना, सन को देखते फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होने लगती है? भाई सूरज की तरफ आप ज़्यादा देर देख नहीं पाते हैं, आपकी आंखों में जलन होने लगती है, गड़न होने लगती है। बोलो, होता है ऐसा? हाँ, तो ये भी गलत था। सही क्या था? सही ये था कि पहले सन से रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट से फिर आपके आंखों में आती हैं। और ये बात सबसे पहले 1000 AD में एक साइंटिस्ट थे, अल-हैज़न उनका नाम था, उन्होंने बताई थी सबसे पहले आके, एक अरेबियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये सही तरीका है। और सबसे पहला कैमरा भी उन्होंने बनाया, ठीक है, पिन होल कैमरा जिसको कहते हैं, गूगल पे सर्च करोगे पिन होल कैमरा। सबसे पहला कैमरा उन्होंने जेल में उनको बंद कर दिया गया था। कोई उस टाइम का कोई राजा या बादशाह था कोई, उसने उनको जेल में बंद कर दिया था। तो जेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था पूरा, हम लोग अभी आगे बताएंगे उसको। तो सबसे पहला कैमरा उन्होंने बनाया था और सबसे पहली किताब ऑप्टिक्स पे जो लिखी थी, वर्क बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से, वो सबसे पहले उन्होंने ही लिखी थी। यानी उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है, मॉडर्न ऑप्टिक्स। मतलब वो ऐसी ऐसी डिस्कवरीज उस टाइम पे की थी, ऐसी ऐसी थ्योरीज दी थी जिनका यूज़ आज तक हम लोग कर रहे हैं। तो चलो इसमें वही चीज़ें देख लेते हैं, जो स्टोरी अभी हमने आपको सुनाई उसी का यहाँ पे एनिमेटेड वर्जन है। अब तुम लोग रिलेट कर लोगे आसानी से, देखो ध्यान से। ये देखिए, पहले तो इंसान ये सोचता था कि उसके अंदर ही लाइट का सोर्स है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसको सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये कि गलत था, ऑब्वियस सी बात थी, ऐसा नहीं है। आपको अंधेरे में क्यों नहीं दिखता फिर? उसके बाद जो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ज़्यादा थोड़े ही टाइम तक रहा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइट पहले आपकी आंखों में आती है, लाइट सोर्स से। जैसे ये दिया रखा हुआ है, लाइट का सोर्स है मान लो, लाइट पहले दिए से आपकी आंखों में आएगी और फिर आपको ये पॉट दिखेगा। ये भी गलत था, है ना? क्यों गलत था? क्योंकि फिर आप सन की तरफ क्यों नहीं देख पाते हैं? सबसे ऑब्वियस सी चीज़ थी, सूरज की तरफ आप देखते हैं तो आपकी आंखों में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखिए, तो फिर सही कॉन्सेप्ट ये था, देखो ये वाला ना, कि पहले लाइट सोर्स से लाइट पॉट पे गई और पॉट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आई, तब आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखने शुरू हो गए। तो ये आपका सही कॉन्सेप्ट था। बोलो, समझ में आई बात? यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सही कंसेप्ट है, देखो दिख रहा है ना, सही है, क्लियर है? हाँ, तो लाइट सोर्स से लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वहां से टकरा के आपकी आंखों में आती है, तब आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ये बेसिक फंडा है, आपको चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो आपको चीज़ें दिखती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पहली चीज़ लाइट, और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? लाइट अगर रिफ्लेक्ट ना करे तो आपको चीज़ें दिखेंगी? भला नहीं दिखेंगी ना? हाँ, तो लाइट का ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये फूल ये सारी लाइट ऑब्जॉर्ब कर ले तो आप तक पहुंचेगी नहीं, अगर तो क्या होगा? आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपकी लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप चीज़ें दिखती हैं आपको। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अब जिनके अंदर से लाइट इमिट होती रहती है, निकलती रहती है, ठीक है, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट को निकालते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये टेबल है, वॉल है, चेयर है, पेपर है ना? तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्योंकि उसमें से लाइट निकल के आपकी आंखों में आ रही है, तो आपको दिख रहा है। बोलो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्ट देख सकते हैं आप क्योंकि लाइट वहां से आपकी आंखों में आ रही है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट नहीं निकल रही है, उनको आप कैसे देखेंगे? कि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलकर लाइट नॉन ल्यूमिनस पे पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी, फिर दिखेगी। बोलो, ऐसा ही होगा? हाँ हाँ, कुछ इस तरह से देखो ध्यान से। ये अगर आपको टेबल देखनी है या तो ये यहाँ से लाइट यहाँ ऐसे आएगी और फिर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ से फिर आपकी आंखों में आएगी और फिर आप देख लेंगे उसको।
कोई भी ऑब्जेक्ट आपको देखना है नॉन ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट उस पर पड़ेगी और ऐसे आप तक पहुंचेगी, तभी वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई? दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ, और दोनों को कैसे देखते हैं हम, आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए यही मान लेना अच्छी बात है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। आपको लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जबकि लाइट रे नहीं है, बाद में पता चलेगा आपको। अभी के लिए यही समझना है हमको, लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और स्ट्रेट लाइन में जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, इस ट्यूबलाइट से लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन कैसी जाएगी? स्ट्रेट लाइन में। हाँ, ठीक है। बोलो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं, उनको लाइट फॉलो करती हुई आगे चलती है। अच्छा, पहले ये बताओ, किसी के स्कूल में ये शुरू हुआ है? किसी के स्कूल में नहीं शुरू हुआ? अच्छा, सबसे आगे कहाँ चल रहे हैं तुम्हारे स्कूल वाले, जरा बताओ, क्योंकि पिछले चलो साउंड में भी, साउंड आईसीएसई बोर्ड में कहीं साउंड चल रहा है? चलो फिर बहुत, चलो तो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि हम लोगों की क्लास पिछले 15 दिन से नहीं हुई है ना फिजिक्स की। यही वजह है कि काफ़ी सिलेबस काफ़ी लोगों का आगे हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट हो गई है तो फिर हम लोग बहुत आगे निकलने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे, ये जो लाइट के जो लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन से लॉज हैं जिनको लाइट फॉलो करती हुई ये काम करती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लाइट आके इस मिरर पे गिरी, ठीक है, इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट का मतलब ये कि लाइट इसके ऊपर गिर रही है आके, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लाइट रे इस सरफेस पे गिरी है, उस सरफेस पे वो कितना एंगल बना रही है उस सरफेस के साथ। तो वो एक तो एंगल देखने का ये भी तरीका है, देखो ये भी तो एंगल बन रहा है, बोलो, एक ये भी तो एंगल बना रही है, लेकिन हम ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने क्या रूल बनाए हैं, हम क्या करते हैं, लाइट रे किस एंगल पे इस सरफेस पे गिर रही है, उस एंगल का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल जिसको बोलते हैं हम। वो लाइन हमने ड्रॉ की, और वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है हमको, वो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ड्रॉ करेंगे हम। ये रूल बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइन तो कहीं भी ड्रॉ हो सकती है ना, यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बोलो, कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहीं भी नहीं करना है। कहाँ करेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में करेंगे। हाँ, अब ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल के साथ ये दोनों रेज जो एंगल बनाएंगी, वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, और अगर रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स हमने बनाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे हम। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको नहीं मानेंगे, बन तो ये भी एक एंगल रहा है ना, लेकिन इसको नहीं मानेंगे हम। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको मानेंगे, जो नॉर्मल के साथ बना रही होगी इंसिडेंट रे, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी को मानेंगे जो नॉर्मल के साथ बन रहा होगा। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लाइंस एक ही लाइन में बनाएंगे, एक ही प्लेन में बनाएंगे हम, यानी अगल बगल होंगी ये एक दूसरे के, और यहीं से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये दोनों एंगल बराबर आते हैं, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने बराबर किए नहीं है, क्योंकि लाइट तो अपना बिहेवियर खुद शो कर रही है ना, हम मजबूर थोड़ी ना कर रहे हैं उसको। क्लियर है, लाइट जब कभी भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे जो दोनों एंगल बनाएगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे बोथ विल बी इक्वल। बात समझ में आ रही है, बोलो, क्लियर है इतना? हाँ, इनको इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और ये दोनों बराबर ना आए, या कभी ऐसा हो जाए कि मान लो ये 30 आ गया, ये 31 आ गया, नहीं हो सकता। ये 30 तो ये भी 30 आएगा। ठीक है, इवन स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिए सभी लोग। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए और ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी एक ही लाइन में होने चाहिए। प्लेन का मतलब सिंपली ये होता है कि जैसे अभी जो आपका बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है, बोलो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अरे भाई ये वाली जो बोर्ड की पट्टी है ये क्या है, ये वाली पट्टी जो है वो वाई एक्सिस है और ये वाली पट्टी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो उन दोनों दो एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, ये एरिया, ये एक प्लेन होता है, ये कहलाता है प्लेन। अरे कहाँ पहुँच गया यार तुम, ये कहलाता है एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन। तो अगर हम एक प्लेन में होने का मतलब ये है सिंपली कि अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी और बीच में ऐसे नॉर्मल आएगा, यानी सारा कांड कहाँ हो रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा होगा। आप कूद के दूसरे प्लेन में नहीं पहुंच जाएंगे। दूसरे प्लेन का मतलब ये है कि अगर ये y है, ये x है और ये z होगा, ये तो पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा होगा ये x y z तीनों एक्सिस के बारे में। तो सबका अलग अलग प्लेन होता है, y z प्लेन अलग होगा। अब z वाली आपको दिखती नहीं है, जबरदस्ती दिखाई जाती है, वो तो अंदर होगी ना कहीं। तीन एक्सिस अलग अलग होती हैं कैसे, जैसे आप ऐसे अगर उंगलियों पे बनाना चाहते हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे फोटो में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये एक प्लेन वाली जो बात हम समझा रहे थे ऐसे समझो। देखो एक प्लेन अब दिख रहा है अलग अलग, पूरा पूरा प्लेन देख पा रहे हो, दो एक्सिस से मिलकर बना हुआ एक प्लेन रखा हुआ है। अरे यार ये देखो प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है पूरा, ये देखिए पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखा हुआ है काट के। तो ये एक प्लेन है कि इनकमिंग रेडिएशन आई जिसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये रिफ्लेक्ट हुई उसी प्लेन में और ये नॉर्मल उसी प्लेन में बनेगा। इसको बोलते हैं एक प्लेन में होना। अच्छा, आप तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि अच्छा एक प्लेन में नहीं होंगे तो वो कैसे दिखेंगे, है ना। जो एक प्लेन में नहीं होते होंगे वो कैसे दिखेंगे, नहीं है क्वेश्चन, चलो नहीं है तो छोड़ते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन का तो अब आपने ही डाल दिया, चलो दिखाते हैं। ये देखो अगर एक प्लेन में नहीं होगा तो कैसा होगा। ये देखो इंसिडेंट रे आई है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एक ही प्लेन में है, लेकिन नीचे एक और रे निकल के भाग गई है उस प्लेन से, दिख रहा है। अरे यार ये एक प्लेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये वाला ये एक प्लेन है, ठीक है। तो ये देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए इन तीनों का एक में होना जरूरी है। ये नॉर्मल हो गया आपका, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये देखो एक रे और अंदर घुस गई है, ट्रांसमिट हो गई है, वो अलग प्लेन में निकल गई जाके, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है या ऐसा भी पॉसिबल है। ये देखो क्या ये पॉसिबल है, देखो ये एक पूरा प्लेन बना है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट दो कहाँ हो गई, तो इसको बोलेंगे हाँ। तो इसीलिए तो बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, सब एक ही प्लेन में होना पड़ेगा इनको। ये देखो प्लेन से बाहर भाग रही है, ये इस लॉ को वायलेट कर रही है कि ये ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होके पता नहीं किधर जा रही है ये, जबकि इसको रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना। आप समझ में आई बात कि ये एक प्लेन को वायलेट कर रही है, क्लियर है। यहाँ क्या बेटा, सर तब क्या होता है जब दो अलग मीडियम्स होते हैं, वो तो रिफ्रैक्शन होता है, वो एक अलग चीज है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे, हाँ रिफ्रैक्शन में भी प्लेन वाली रूल्स लागू होता है, रिफ्रैक्शन में भी होगा, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, रिफ्रैक्शन में भी होगा। देखो एक प्लेन का मतलब ये है, देखो ये ऐसे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाइट वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये बीच में आ गया नॉर्मल, दिख रहा है, ये आ गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हम उठा के अगर ऐसे लगा दें तो ये एक प्लेन में नहीं कहलाएगा, है ना, ये प्लेन वायलेशन हो गया। या हम ऐसे लगा दें नॉर्मल को, या हम अपनी तरफ कर लें, है ना, या नॉर्मल को यहीं पे रखते हैं, अगर हम मान लो नॉर्मल को यहीं पे रखते हैं और हम रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे कर दें तो भी तो वायलेट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे तीनों, इसको बोलते हैं एक प्लेन में होना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इसको आप घर पे कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे इस वीडियो में किया है, देखो ध्यान से, क्या दोनों बराबर हैं? अभी देखो दोनों में 15-15 है, किसको दिख रहा है? 15-15 है, हाँ 15 है। अब देखो हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करके हमने 30 कर दिया, देखो दिख रहा है 30, वो भी 30 हो गया। हाँ अब देखो हम और इंक्रीज करते हैं, अभी हम इसको कर देते हैं 45,
ये कर दिया हमने 45, देखो रिफ्लेक्शन वाली भी रे दिख रही होगी तुम्हें, 45 पे जा रही वो भी। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला हमको कि क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर कोई पूछे कैसे पता चला है तो कह दो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है, आप करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको भी। बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन वैसे कोई नहीं पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट क्यों फॉलो करती है, ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है? हमने बताया करती है, और ये भी बताया कि भाई एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है। वैसे बात यहीं पे आगे ख़त्म हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत स्कूल में मत करना, ठीक है? वरना टीचर ऐसा पनिशमेंट देगा कि तुम अगले 1 महीने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे टीचर से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती क्यों है, ठीक है? लॉ, इसका सिंपल जवाब, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जवाब यही हो सकता है जो हमने पीछे दिया अभी आपको, क्या कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड आउट कि ऐसा करती है। फिर वही सवाल है, क्यों करती है? बोलो, क्यों करती है? हाँ, क्यों करती है? छोड़ो, अच्छा अभी आगे चलते हैं, तुम लोग को भी इतनी ज़रूरत नहीं है। स्कूल में पूछना पहले, स्कूल में शुरू होने वाला होगा ना ये, इसके बाद। अरे अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुआ है, कुछ तुम लोग जाके फ्लेवर चेंज करो, कुछ हीटअप होना चाहिए क्लास के अंदर। टीचर बेचारा सुस्त पढ़ा रहा है, जाके कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछो ना, बर्निंग क्वेश्चंस, तुमको भी जलाएंगे वो क्वेश्चंस, लेकिन बाकी बच्चों को तो मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन पूछना तो चाहिए कम से कम, डर के मारे क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, ऐसे कैसे होता है? पूछना जाके, बताइए क्यों होता है फॉलो। बताएंगे नहीं वो, 99.99% नहीं बताएंगे। हो सकता है किसी के स्कूल में कोई ऐसा टीचर हो जो बता दे, 0.000001% उम्मीद है कि हो सकता है बता दे, लेकिन पूछना तो चाहिए। हाँ, हैं क्या कह रहे हो बेटा? सर बहुत टाइम लगेगा, अभी प्रेशर चल रहा है। अच्छा देखो, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके घर में, जिसके स्कूल में भी लाइट चल रहा है वो वहाँ पे ज़रूर पूछे इसको। देखिए, हम थोड़ा सा पहले बताते हैं, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जो एनिमेशन चल रहा है? हाँ दिख रहा है। ये एनिमेशन में आपको क्या समझ में आया, ज़रा सब लोग बताएं अपना अपना। मतलब इस एनिमेशन, तो मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, कोई समझ पाया इसको? इसकी थीम को समझ पाए? अगर आप तो बताइए। लाइट है ही नहीं यहाँ, मतलब यही तो ओवर स्मार्टनेस है। और तुम 8th क्लास में ये चीज़ सुन चुके हो, तो 8th क्लास में जो बच्चे इसको सुन चुके हो चुपचाप बैठे मुंह बंद करके, क्या फ़ायदा बोलने का? क्या फ़ायदा बोलने का, बताओ। अच्छा, अगर आप मुझसे ये चीज़ पिछले साल सुन चुके हैं तो क्या फ़ायदा? अगर आप बोल भी लेंगे तो कोई बड़ी स्मार्टनेस की बात नहीं है, तो बाकी बच्चों को मौका दीजिए और आप चुप बैठिए। हाँ, यहाँ लाइट है ही नहीं, यहाँ लाइट है भला, ये तो एम्बुलेंस घूम रही हैं और गाड़ी है, चल रही है। इससे बताओ क्या नतीजा निकल रहा है, बाकी बच्चे बताएं। तो ये समझ में आ रही है कि सब लोग लालच पे छोटे-छोटे रास्ते चलते रहते हैं, हाँ। और एम्बुलेंस में दिमाग लगा के बड़ा रूट पकड़ के वो आगे बढ़ जाते बड़ा रूट पकड़ लिया, हैं। यस, तो बड़े रूट में दिमाग क्या लगाया बेटा? मतलब कि बड़े रूट पे खाली होगा, हाँ हाँ। उस पे चल जाएगा। अच्छा, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो बताओ हमें। बेसिक से रिजल्ट है, नहीं, बहुत बेसिक से रिजल्ट है, कोई बोले नहीं। जिन बच्चों ने पिछले साल ये सुना है वो चुप मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि बाकी लोग को सोचने देना, खुद से निकालोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। हाँ बेटा। सर की लाइट नहीं, अरे लाइट को मारो गोली, यहाँ गाड़ियाँ हैं, यहाँ से पता करो। अभी लाइट में भी यहाँ कुछ लाइट है ही नहीं ना, तो लाइट को छोड़ो, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है ये बताओ। एम्बुलेंस के कारण कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगी।
नहीं नहीं, जनरल रूल हम पूछ रहे हैं। इस तुम लोग स्पेसिफिक रिजल्ट बता रहे हो, हम जनरल रिजल्ट पूछ रहे हैं। यहाँ से एक जनरल रिजल्ट निकलता है। सोचो देखो, फिजिक्स में अगर बेटा सोचोगे नहीं, सोचने पे मजबूर नहीं होगे तो सब बेकार है। फिजिक्स विजुअलाइजेशन और थिंकिंग का नाम है। जितना ज़्यादा सोच सकते हो सोचो। हाँ बताओ। हाँ सर ये पैरेलल से रिलेटेड है क्या क्या? सर पैरेलल से रिलेटेड है क्या a² + b²? अरे नहीं, कहाँ मैथ्स थोड़ी ना हम पूछ लेंगे इसमें से। ट्रायंगल बना है नो डाउट, लेकिन वो मैथ से रिलेटेड नहीं है, लाइफ से रिलेटेड बात है। सोच के बताओ। हाँ सक्षम तुम नहीं बोलोगे, सक्षम नहीं, सक्षम यश श्रेयस। हाँ सोमनाथ बैठा है, सोमनाथ अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन वो भी पिछले साल था ना, तो हाँ बोलो। लेकिन सर एक तरीके से सर देखिए सर, ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल की बात ही नहीं। हाँ लेकिन सर उसमें सर देखिए सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज भी होती है, लेकिन सर अगर ट्रायंगल वो 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना ये। पार्टिकल सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को चुनता है, मतलब जब एक साथ होगा तो लाइट शॉर्टेस्ट। नहीं, रूल ये नहीं है। तो तुम जो लगा रहे हो वो अलग चीज़ है। कोई और बच्चा बताएगा? यार आवाज़ में। अक्षत कहाँ है बाकी लोग सब? हेमन, अक्षत, नित्या सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? नेहल कहाँ है सब? कोई नहीं बोल रहा है तो गलत बात है। दिमाग लगाना फ्री है, दिमाग लगाओ। युवराज, सृष्टि, रिदा क्यों नहीं लगा रहे हो? क्षितिज, अनमोल, अनुनय क्लास में है? हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ? सिंपल सी एनालॉजी है, लगाओ इसको। देखो अब मैं बताऊँ तो कहोगे अरे ये तो बहुत आसान था, क्यों नहीं आया। देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। आप सब लोग देखिए ध्यान से कि ये तो दिख रहा है ना, ये वाला सब कुछ, ये जो मैंने बनाया ब्लैक से, और ये रेड वाला भी दिख रहा है। हाँ आप सब जानते हैं कि अगर ये पॉइंट A है और ये B है, तो A से B पहुंचने के लिए ये शॉर्टेस्ट है। बोलो शॉर्टेस्ट रूट है। हाँ ठीक है। अब अगली पॉइंट से ध्यान से देखिए, ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि अगरचे ये वाला शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन इस टाइम पे ये वाला रूट क्या क्विकेस्ट भी है? क्विकेस्ट नहीं है। ये चीज हमको ये बता रही है कि शॉर्टेस्ट जो है वो हमेशा क्विकेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं समझे? शॉर्टेस्ट हमेशा क्विकेस्ट होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? यहां से अगर ये एम्बुलेंस आगे बढ़ने की कोशिश करती तो फंसी रह जाती, उसने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया और जल्दी पहुंच गई, है ना? तो शॉर्टेस्ट जो है वो हमेशा क्विकेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बोलो आप लोग, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए कि वो शॉर्टेस्ट है या इसलिए कि वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे? हाँ हम लोग शॉर्टेस्ट के शॉर्टेस्ट होने से ऑब्सेस नहीं होते हैं ना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है वो शॉर्टेस्ट है। हमें वो जल्दी पहुंचाएगा तो हमारे काम का है, नहीं पहुंचाएगा तो हाँ वो शॉर्टकट हमारे किसी काम का नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ तो शॉर्टकट काम तभी देगा जब जल्दी हो जाए वहां से काम। अगर वहां से जल्दी नहीं हो रहा है तो लॉन्ग कट ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्दी से मतलब होता है। क्लियर है? बोलो। तो सभी लोग दुनिया में जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं या पैदल भी चल रहे हैं, सबको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देता है। या इनडायरेक्टली हम बोलें कि सबको क्विकेस्ट पाथ चाहिए, जो पाथ से जल्दी घर पहुंच जाए। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग रूट पे जाम लगा होता है, सॉरी रोड वाले रूट पे जाम लगा होता है, तो हम गलियों से होते हुए निकल जाते हैं अंदर से गाड़ी वाड़ी ले जाके स्कूटी से, जबकि वो लॉन्ग पड़ता है ना, घुमा के इधर उधर से, लेकिन उससे जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ट्रैफिक नहीं था, बाहर ट्रैफिक की वजह से वो शॉर्टकट भी आपके लिए क्या बन गया? लॉन्ग कट बन गया। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि शॉर्टेस्ट रूट जो है दैट नीड नॉट
टू बी क्विकेस्ट ऑलवेज। क्लियर है? बोलो। Yes, हाँ। sir. तो जैसे हम लोगों को जल्दी होती है ऐसे लाइट को भी जल्दी होती है, ठीक है। और लाइट हमेशा वो रास्ता चुनती है कहीं भी जाने का जो क्विकेस्ट होता है। क्या होता है? क्विकेस्ट, यानी जो जल्दी पहुंचा है। जैसे अभी हमने चुना, जैसे एम्बुलेंस ने चुना, इधर से निकल के चली गई वहां पे। तो लाइट भी इसी चीज को फॉलो करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फॉर्मेट एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे जाके, 12th में उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करके बताया था कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है। अब एक और आपके सामने हम कंडीशन रख रहे हैं, ये देखिए, ये एक नेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका कौवा है, इसको ये रैट, ये इसका फूड है और इसको उठा के यहाँ आना है नेस्ट पे। अब कौन सा वो रास्ता होगा सबसे तेज जिसको ये चूज करेगा? रास्ते बहुत हो सकते हैं ना, बोलो। मान लो ये रैट यहाँ पे है तो ऐसे जाके ऐसे भी पहुंच सकता है, बोलो। ये रैट अगर यहाँ पे हुआ तो ऐसे जाके ऐसे पहुंच सकता है। मतलब बहुत से रास्ते हो सकते हैं ना। ये वाला एक रास्ता हो सकता है, एक ये वाला रास्ता हो सकता है, तमाम रास्ते हैं। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन सब रास्तों में सबसे क्विकेस्ट पाथ कौन सा होगा? अच्छा, क्यों हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कौवा ना होकर लाइट होती और लाइट को यही चीज करनी होती कि उसको आकर इस सरफेस पे पहले टकराना है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचना है, तो लाइट क्या करती? सबसे क्विकेस्ट पाथ फॉलो करती। सारे पाथ्स में जितने पॉसिबल पाथ हैं उन सारे पाथ में सबसे तेज जल्दी पहुंचाने वाला जो रास्ता है उसको फॉलो करती। बात समझ में आ रही है? तो वो क्विकेस्ट पाथ हमको ढूंढना है और जैसे ही हम उस क्विकेस्ट पाथ को ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे वो पाथ कैसा होता है। सपोज करो ये कंप्लीट हो जाएगा तभी चलेगा। अरे यार, चलो ठीक है, आगे करते हैं। हाँ चलो यहाँ देखते हैं। जैसे मान लो कि लाइट को यहाँ से आपका और यहाँ टकरा के और यहाँ पहुँचना है, ठीक है। लाइट को इस A पॉइंट से B पे जाना है, ठीक है। अब लाइट कौन सा रास्ता चुने जो सबसे जल्दी उसको वहाँ से वहाँ पहुँचा दे? तो लाइट इसके लिए क्या करेगी, क्या करना चाहिए उसको? देखो, मान लो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, सपोज करो, या छोड़ो मिरर वाली एनालॉजी छोड़ो। मान लो लाइट को A से B पर नहीं जाना होता, उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना होता, यहां C पे आना होता, तो बताओ लाइट सीधे आ जाती है ना, ऐसे चलती हुई है ना, कहीं मुड़ना ही नहीं था। तो A से C तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो कर लेती, यही सबसे छोटा रास्ता होता है A से C पे जाने का। बोलो, क्या इसके अलावा भी कोई छोटा रास्ता पॉसिबल है? नहीं ना। जैसे अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते, मान लो ये D पॉइंट है, अगर ये कंडीशन नहीं लगाते कि D से होकर तुमको B पे जाना है, ठीक है, या D वाली स्ट्रिप से होकर जाना है, ये जो स्ट्रिप वाला हमने कंडीशन लगाई है, तो सबसे आसान रास्ता यही था ना, ये वाला। लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि आपको यहां से टकरा के ही जाना है, ठीक है। अब आप कहां पे टकराएंगे ये आपके पास फ्रीडम है, आप चूज कर लीजिए। लेकिन वो कौन सा चूज करेगी? जो सबसे छोटा वाला हो, जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता हो। अब वो रास्ता वो कैसे चूज करेगी, हम इसके बारे में तुमको बता रहे हैं कि क्या होगा। अगर मान लो उसको यहां से टकरा के नहीं जाना होता और उसको A से C पे आना होता सीधे, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाती। अब अगर मान लो कि A से C के बीच की डिस्टेंस वही है जो A से B के बीच की है, यहां वाली डिस्टेंस जो है ये वाली, यानी
ए से सी पे वो आ रही है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए, ये शॉर्टेस्ट रूट है, बोलो सबसे आसान रास्ता था जाने का। अगर सी डी और ए बी ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर यही शॉर्टेस्ट रास्ता बन जाएगा ना ए से बी पे जाने का। सोचो, ये बहुत ध्यान लगाना है, बहुत बारीक सी चीज है ये, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं बी डी और डी सी, तो इसका मतलब है बी पे जाने का भी यही शॉर्टेस्ट रास्ता है ऊपर, इसकी ठीक मिरर इमेज ऊपर वाली। क्यों? इसकी ठीक मिरर इमेज अगर ऊपर बन जाए तो वो वहां जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता हो जाएगा। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, और दो ट्रायंगल आपस में बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। पढ़ा है ना? बोलो। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि उनके सारे एंगल और सारी साइडें बराबर होती हैं आपस में, मैथ्स में पढ़ा होगा। बोलो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे इन सब के, और इनकी सारी साइडें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। बोलो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी ये आई और ये आर, ये बराबर कैसे हुए? पहले इनको देखते हैं। हमने बताया था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर हो ही जाते हैं जब वो शॉर्टेस्ट रास्ता चुनती है। तो कैसे वो मैथमेटिकली हम बता रहे हैं आपको। अब देखो, अगर इन दोनों ट्रायंगल में ये थीटा ये सब बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल आपस में तीनों के अपने इक्वल बराबर हो गए। अब बताइए ये दोनों एंगल के आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं मैथ्स लगा के? क्या तरीका है हमारा? हाँ, नहीं, DC और AD बराबर है। बोलो भाई, ये साइड और ये साइड बराबर है। अच्छा, AD और BD भी बराबर हो जाएंगी फिर भाई, ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। बोलिए। हाँ, और ये क्या है? ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है आपस में। और अगर आप नॉर्मल ना भी देखें तो भी देखिए, यहां से ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, यानी दोनों में कॉमन है। ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड हो गई कॉमन। बोलो, क्लियर है इतनी बात? ये वाली साइड बराबर हो गई। अब आप खुद सोचिए कि ये वाली साइड बची ना इनके पास खाली, अगर इसको हम n लिख लें तो BN और NA ये भी आपस में बराबर होंगी, है ना? क्यों? क्योंकि ये एंगल बराबर है ना, ये देखो 90 और ये भी 90। नॉर्मल आप गिरा रहे हैं ना उसके ऊपर, तो वहां भी तो नॉर्मल होगा वो जिस जहां से आ रहा है निकल के। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, इसका मतलब ये साइडें भी इक्वल होंगी आपस में। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी आपस में करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। CPCT आपने पढ़ा है, एंगल I एंगल R के बराबर हो जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT। हाँ, तो ऐसे ये जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ चुनती है, और शॉर्टेस्ट पाथ जब भी चुनेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो दो ट्रायंगल बन रहे होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिस पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे आके, वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या वही शॉर्ट पॉइंट ऐसा होगा जहां से आके वो टकराएगी तो वो उसको वो वाला पाथ मिलेगा जो क्विकेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट ना बोलो, क्विकेस्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? सर के ऊपर से निकल गई? आ गई। हाँ।